हेलो प्यारे दोस्तों। आज हम शादी एक अनोखा बंधन कहानी का 16वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। अगली सुबह नव्या की जब आंख खुली तो उसने देखा कि विवान वहां नहीं था। वो खुद से ही बोली, विवान आए नहीं? मतलब रात में? पर श्रवण उन्हें लेने गए थे, फिर क्या हुआ? वो जल्दी से उठी और कमरे से बाहर जाने ही वाली थी कि विवान की आवाज़ आई, आपको यहाँ से उठने को मना किया है ना? फिर कहाँ जा रही हैं आप? विवान की आवाज़ सुन नव्या हैरान हो गई। वो पलटी तो देखा कि विवान बालकनी से अंदर आ रहा था। नव्या उसे देखती है पर विवान ने कुछ नहीं कहा और उसके पास आकर उसे बैठा दिया। नव्या हैरानी से उसे देख रही थी तो विवान ने कहा, आप आज एनजीओ नहीं जाएंगी। अनवी को कह दिया है मैंने, वो देख लेगी और उसके साथ श्रवण रहेगा, तो आप फिक्र मत करिए। और मैं नाश्ता ला रहा हूँ, आप फ्रेश हो जाइए तब तक। फिर नाश्ता करके आप दवाई आपको लेना है। वो जाने लगा, फिर रुका और पलटकर नव्या के पास आकर नव्या देख रही थी तो उसने प्यार से नव्या से कहा, जब मैं भी ना दिखूं ना तो अपने दिल में हाथ रखना, मैं सामने होऊंगा। और मुस्कुराकर चला गया। नव्या के चेहरे पर अपने आप ही एक मुस्कान आ गई। विवान सीधे किचन में गया तो काकी ने कहा, बेटा कुछ चाहिए क्या आपको? हमें हमें बोल देते, हम ला देते, आप क्यों परेशान हुए? काकी की बात सुन विवान ने प्यार से कहा, काकी एक तरफ बेटा कह रही हैं और एक तरफ मुझे काम करने नहीं दे रही हैं। काकी देखो, अगर मैं काम नहीं करूँगा तो मैं मोटा हो जाऊँगा, फिर मेरा क्या होगा? उसने नौटंकी करते हुए कहा तो काकी हंस दी और प्यार से उन्हें कहा, वो माँ बाप बहुत खुश नसीब होंगे जिन्हें आप जैसे बेटे मिले हैं। ये सुनते ही विवान शांत हो गया और हल्का सा मुस्कुरा दिया और कहा, अच्छा आपको मंदिर जाना है, आप जाओ, मैं बना लूँगा, चलो चलो। और काकी को वहाँ से भेज दिया तो काकी चली गई। विवान अब खुद से बोला, और कुछ बच्चे बहुत बदनसीब होते हैं कि माँ बाप दादाजी सबसे दर्द पाते हैं और चुप हो जाता है। और ठीक होकर वापस नव्या के लिए नाश्ता बनाने लगा। श्रवण अनवी के संग एनजीओ गया था। अनवी आज शांत थी, जो श्रवण भी समझ रहा था। उसने कहा, अपने आपने आज मौन व्रत रखा है तो बता दीजिए। श्रवण के ऐसे कहने पर भी अनवी ने कुछ नहीं कहा तो श्रवण ने गाड़ी रोकी और अनवी को देखा जो चुप थी। तो श्रवण ने कहा, अनवी आप क्यों परेशान हैं? अरे मुझे बुरा नहीं लगा, मैं समझता हूँ कि जब किसी अपनों अपने की आप तकलीफ देखते हैं तो कैसा लगता है। और आपकी तो वो दीदू है, अगर मैं भी होता तो ये ही करता, ऐसे ही रिएक्ट करता। तो आप इतना मत सोचो। अनव्या श्रवण को देखने लगी। आज पहली बार वो उसे गौर से देख रही थी। तो श्रवण उसके पास आया तो अनवी की धड़कनें बढ़ गई। वो बोली, देखो तुम ये। उसने अपनी आंखें मींच ली तो श्रवण मुस्कुरा दिया। अनवी बहुत मासूम लग रही थी कि उसे आवाज आई। उसने आंखें खोली तो देखा श्रवण ने कहा, अब चलें या आज मेरे साथ ही रहना है? और हंस दिया। तो अनवी चढ़ गई और कहा, तुम ना छोड़ो, और गाड़ी से उतरकर चली गई। वहीं श्रवण मुस्कुरा दिया और कहा, यूं ही रहा करो बस। इधर नकुल जी जब नाश्ते के लिए आए तो देखा कि मानस अब तक नहीं आया है। वो जानते थे कि मानस जल्दी नहीं आता है और वो क्या कर रहा होगा। उन्होंने अपने एक नौकर को आवाज दी, शंभू, ए शंभू। शंभू तुरंत उनके पास आया और कहा, जी जी मालिक। उसने डरते हुए बोला तो नकुल बोले, मानस के कमरे में जाकर उसे कॉफी दे आओ, और हाँ, उस लड़की को देखो वो गई या नहीं अब तक। उन्होंने कहा तो शंभू ने कहा, जी जी कहा और कॉफी लेकर मानस के कमरे की तरफ चल दिया। नकुल अखबार पढ़ने लगे कि तभी शंभू के चीखने की आवाज से वो डर गए और गुस्से में कहा, दिमाग खराब हो गया है क्या इसका, जो ऐसे चीख रहा है? आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। और वो मानस के कमरे के पास आ गए और शंभू से गुस्से में कहा, पागल है क्या? और क्या हुआ जो वो इतना ही बोलते हैं कि उनकी नज़र सामने मानस के कमरे पर गई और वो ठिठक गए। विवान वहीं दूसरी तरफ विवान नाश्ता बनाकर टेबल पर लगा रहा था। सब जा चुके थे, बस नव्या और विवान और गोलू था। गोलू अंदर पढ़ रहा था कि विवान ने गोलू को बुलाया और कहा, अरे गोलू जी, नाश्ता नहीं करना आज? गोलू प्यार से दौड़ता हुआ आया और अपनी प्यारी प्यारी आंखों से देखते हुए बोला, आपने बनाई मेरे लिए? क्या बनाया? विवान ने उसे गोदी में लेकर चेयर पर बैठाते हुए बोला, बिल्कुल, क्या खाएंगे आप बताओ?
आज मेरे हाथ का खाकर देखो। और गोलू की तरफ विवान ने चम्मच बढ़ाई तो गोलू खुश हो गया और कहा, आप बिल्कुल मेरी स्वरा दीदी जैसे हो, वो भी मुझे ऐसे ही खिलाती है। और खा लिया तो विवान मुस्कुरा दिया और उसे खिलाने लगा। गोलू ने खाया और फिर विवान के गाल पर किस्से करके वो बोला, अब मैं खेलने जाऊं? तो विवान ने कहा, हम जाओ अब। और उसने बाल को सहला दिया। गोलू वहां से भाग गया। विवान ने गोलू की प्लेट सिंक में डाली और नव्या का नाश्ता लेकर उसके कमरे में चल दिया। नव्या तैयार हो गई थी। उसके मन में अभी विवान का कल एकदम से चुप हो जाना और अचानक से चले जाना और आज फिर इतना नॉर्मल होना उसे समझ नहीं आ रहा था। वो इन सब में ही थी कि विवान अंदर आया और कहा, इतना मेरे बारे में मत सोचो, जो कहना है या पूछना है पूछ लेना, पर नाश्ता कर लो पहले। विवान ने ड्राई मेज पर रखी तो नव्या ने उसे देखा और वहां आकर बैठ गई। विवान ने प्लेट ली और उसे खिलाने लगा तो नव्या कुछ बोलती कि विवान कहा, गोलू को खिला दिया है, वो खेलने गया। जानता हूँ तुम उसे बिना खिलाए नहीं खाती हो। नव्या हैरानी से देखने लगी। विवान आज भी सब जान लेता है। विवान उसे खिलाता है। इस बार नव्या भी खा लेती है। विवान उसे खिलाते हुए बोलता है, मुझे माफ़ कर दो नव्या। नव्या उसे देखने लगती है तो विवान बोलता है, नव्या न कल मैं तुम्हें वहां आने की जिद करता, न तुम्हें दर्द होता। नव्या, मेरी वजह से आज तक सिर्फ तुम्हें दर्द हुआ है। पहले मेरे पापा, फिर दादा ने तुम्हारी माँ, फिर रागिनी और उसके बाद मैं खुद, बस दर्द ही दिया है। नव्या, मैं तुम्हें लेने आया हूँ पर किसी मजबूरी में नहीं, इसलिए मैं नहीं जानता आगे क्या होगा, पर अब मैं बस तुम्हें खुश चाहता हूँ। और वो खिलाकर चला गया। नव्या देखती रह गई। वहीं नाथविला में आज सन्नाटा पसरा था, या यूं कह लो तूफान होकर गुजरा था, जो मानस को तबाह करके करने का पहला मंजर दे गया था। डॉक्टर्स उसे चेक कर रहे थे और नकुल गुस्से में उस डॉक्टर से बोले, क्या हुआ, बोलता क्यों नहीं? कब से बस ये मशीन वो मशीन लगा रखा है, बता रहा हूँ, अगर मेरा बेटा सही नहीं हुआ ना तो तू जिंदा नहीं होगा। वो गुस्से में बोले तो डॉक्टर ने डरते हुए कहा, नेताजी, आपके बेटे को जिसने भी मारा है बहुत बुरी तरह मारा है, पर ज़्यादा डरने की बात नहीं है। मैंने इंजेक्शन दे दिया है और कुछ दवाइयाँ लिख दी है। इन्हें आराम करना बेहद ज़रूरी है और इनके राइट हैंड अभी कुछ दिन तक काम नहीं कर पाएंगे। उन्हें बहुत बुरी तरह चोट आई है। वक्त लगेगा थोड़ा, तो आप सब इनका ध्यान रखना। और वहां से चला गया। नकुल ने मानस को देखा, बेहोश था। नकुल उसके पास बैठ गए और कुछ देर उसे देखते रहे, फिर गुस्से में बोले, कौन था वो जो नकुल चंवड़ के घर में आकर उसके बेटे की ये हालत करके गया? मुझे वो यहाँ चाहिए, उसे भी पता चले कि उसने कितना गलत किया है। विवान ने किचन में प्लेट रखी और वापस जाने लगा कि एकदम से नव्या से टकरा गया। विवान ने नव्या से कहा, कुछ चाहिए था आपको तो मुझे बोल देती, मैं ले आता। नव्या ने कुछ नहीं कहा और एक प्लेट में नाश्ता लगाकर विवान को लेकर डाइनिंग टेबल पर आ गई और कहा, खाएं, आपने कुछ नहीं खाया है। और ये जो आप ऊपर कह रहे थे ना, ये सब बाद में। आपको क्या लगा आप वो सब कहेंगे तो मैं भूल जाऊंगी कि आपने नाश्ता नहीं किया है? चुपचाप खाओ अभी। विवान नव्या की ये डांट सुन मुस्कुरा दिया और खाने लगा। नव्या वहीं बैठ गई। विवान ने नाश्ता पूरा किया और फिर नव्या को देख कर कहा, आज बहुत वक्त बाद आपने इतने हक से कुछ कहा है। तो नव्या चुप हो गई। विवान मुस्कुरा दिया। नव्या से उसने कहा, आप दवाई ले लो फिर आप सो जाना। नव्या अभी उठी और कहा, अभी कैसे सो जाऊं, अभी तो उठी हूँ। विवान ने कहा, ठीक है आप यहीं रुकिए। नव्या विवान को देखने लगी तो विवान उठा और नव्या को कमरे में पहले लेकर आया और कहा, लो पहले दवाई खाएं आप, तब तक मैं आया। नव्या ने मुंह बनाया तो विवान ने उसे घूरा तो नव्या ने मुंह बनाकर खा ली। विवान अब कुछ देर में नीचे से आया तो उसके उसके नव्या ने उसे गुस्से में देखा तो विवान ने कहा, बड़े प्यारे लगते। हाथ में कुछ फाइल थी नव्या के पास, उसने रखी तो नव्या ने कहा, ये सब? विवान, मेरी शादी के प्रपोजल बहुत आए हैं। हो, आप गुस्से में? हाय, बड़ी प्यारी लगती है। वो बोला तो नव्या गुस्से में देखती रही तो विवान ने कहा, कुछ केस है जो मुझे दिल्ली जाकर देखना है। आप भी लॉयर है ना,
तो इन केस को पढ़िए और मेजर पॉइंट्स देखो, पर मुझे नहीं लगता आप कर पाएंगी। ये बात जानकर विवाह ने नव्या को तंग करने को कहा था। तो नव्या भड़क गई और कहा, क्यों? हम क्यों नहीं कर सकते? आप बोल रहे हैं विवान, हम क्या हैं? उसने गुस्से में कहा। तो विवान उसके चेहरे के करीब आया तो नव्या की धड़कन बढ़ गई और उसने कहा, कैसे बोल सकता हूँ? आप कौन है मेरी? फिर चुप हो गया और कहा, मोटी हैं आप, और हंस पड़ा। नव्या ने उसे घूरा और कहा, और फाइल लेकर बैठ गई और कहा, हम ये कर ही देंगे, और करने लगी। विवान ने कहा, देखते हैं, और मुस्कुरा दिया। कुछ ही देर में विवान कमरे से बाहर आया और उसने फोन लगाया और कहा, ठीक है, देखते हैं, ढूंढने दो उसे, जो करना है करने दो। हाँ, बस ध्यान रखना। और फोन काट देता है। फिर खुद से कहता है, मैं जो चाहता हूँ तू करेगा वही, और शुरुआत हो चुकी है, और मुस्कुरा देता है। वहीं दिल्ली में अंकुश नेहा को संयम में लेकर आता है तो देखता है बहुत कुछ बदल गया था। नेहा अंदर आती है तो सब उसे हेलो बोलते हैं। नेहा भी प्यार से उन्हें हेलो बोलती है और कहती है, आज आपके लिए सरप्राइज है। सब एक दूसरे को देखने लगते हो। तो नेहा कहती है, आप अपने अंकुश भाई से नहीं मिलना चाहते? सब खुश हो जाते हैं और जब अंकुश को आते देखते हैं तो उस ओर दौड़ पड़ते हैं। अंकुश भी सबको देख बहुत खुश होता है। सब उसे प्यार जो करते थे, और वो भी तभी एक नन्हा सा हाथ आगे आता है और कहता है, भैया चॉकलेट नहीं दोगे आज? अंश ऊपर की ओर देखता है तो हैरान रह जाता है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वहीं नेहा ये देख मुस्कुरा उठी। अनवी और श्रवण ने आज पूरा दिन साथ रहे। श्रवण उसे तंग करता और वो चिढ़ जाती और वो मुस्कुरा देता कि तभी एक व्यक्ति वहां आता है और अनवी को देखकर कहता है, आप ही मिस स्वरा हैं? अनवी उसे देखती है और कहती है, आप कौन, और यहाँ क्या काम है आपको स्वरा से? तो वो व्यक्ति उसे ऊपर से नीचे अजीब नजरों से देखता है कि श्रवण वहां जाता है, और जब वो उस व्यक्ति को अनवी को ऐसे देखते हुए पाता है तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। अनवी को देख वो कहता है, सही है, आपसे तो जान पहचान करनी ही होगी। मैं हूँ अरुण, सॉरी वकील हूँ। और हाथ बढ़ाता है कि श्रवण बीच में आ जाता है और उसने हाथ मिलाते हुए कहता है, अरे अरुण जी, आप पहली बार यहाँ आए हैं, चाय नाश्ता तो करना ही चाहिए, क्यों अनवी जी, है ना? अनवी श्रवण को हैरानी से देख रही होती है तो श्रवण कहता है, अरे लाओ भी। अनवी अनवी लाई और अंदर चली गई। अरुण को देखकर श्रवण ने कहा, आइए ना, बैठकर बात करते हैं। वो क्या है ना, क्या पता आप खड़े हो पाए या नहीं, आगे उसने कहा। तो अरुण हैरानी से देखने लगा। तो श्रवण ने कहा, मेरा मतलब था कि थक गए होंगे ना आप, इसलिए इतनी दूर से आए हैं, आराम से बैठते हैं। अरुण उसे देखता है फिर बैठ जाता है। वहीं नव्या फाइल्स में थी और बड़बड़ा रही थी, ये है अच्छे वकील तो क्या कुछ भी मतलब? अरे मैं भी ठीक ठाक हूँ, और ये फाइल्स में ऐसा क्या मुश्किल है भला? बड़े आए, वो बड़बड़ा रही थी और विवान उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था और मन ही मन कह रहा था, आप सच में बहुत प्यारी है नव्या, बिल्कुल बच्ची है। माफ करना नव्या, मैं जो कर रहा उसमें नहीं, वो मैं नहीं चाहता कि आपको जरा भी तकलीफ हो। बहुत झेलिया आपने, पर अब बस, अब जो होगा वो बस मैं। और एक गुस्सा आ गया उसके चेहरे पर फिर वो ठीक हुए और नव्या को देखने लगा, जिससे उसके चेहरे का गुस्सा एकदम से छू हो गया कि तभी किसी की आवाज आई, श्वरा दी। नव्या ने सुना तो वो बोली, श्रीना। श्रीना आ गई और वो फाइल रखकर उठी थी कि विवान की नज़र उसे दिखी, जो उसे देख रही थी। उसने झट से अपने पैर वापस ऊपर खींच लिए तो विवान ने कहा, मैं लाता हूँ उन्हें यहाँ, और वो चला गया। नव्या ने कहा, विवान खुद में ही बस आवाज लगाई, नहीं, और ये चल दी। उसने दरवाजा खोला और कहा, जी। सामने 23 से 24 साल की थी वो विवान को ही देखी जा रही थी कि विवान ने उसे देखा और फिर आवाज लगाई, जी आप। उसने विवान को देखा तो उसमें ही खो गई कि विवान ने फिर कहा, जी कहिए। इस बार वो होश में आई और कहा, वो श्वरा है, मुझे उनसे मिलना है। विवान ने कहा, आइए आइए। वो अंदर आ गई। विवान को देखकर उसने कहा, आप यहाँ पहले कभी नहीं देखा? विवान ने कहा, हाँ, वो बस घूमने ही आया था। विवान ने उसे देखा तो वो उसे बड़े प्यार से देख रही थी। विवान को अजीब लगा, उसने ध्यान नहीं दिया और नव्या के कमरे में ले आए। विवान, नव्या ये आपसे मिलने आई है। लड़की उसे देखने लगी तो नव्या का मुंह बन गया और वो बड़बड़ाई, ये क्यों आई है? फिर कुछ न कुछ चाहिए होगा इसे। उसने खुश होते हुए कहा, अरे हिमानी, तुम क्या, कुछ चाहिए था क्या? हिमानी अक्सर नव्या के पास आती थी और कभी
कुछ कभी कुछ ले जाती थी और कभी कभी तो अपनी बातों से उसे पका ही देती। हिमानी जो विवान को देख रही थी उसे देख नव्या को चिढ़ हो रही थी। उसने जोर से कहा, हिमानी। तो हिमानी बोली, हाँ वो बस यूं ही आ गई, सोचा मिल लूं आपसे, कितना वक्त से मिली नहीं थी ना। और आप ठीक हो? नव्या ने कहा, हाँ ठीक हूँ। विवान ने कहा, आप लोग बैठो, मैं आया। और नव्या मैं कुछ खाने के लिए भिजवा दूंगा। विवान ने कहा तो नव्या बोलती, उससे पहले हिमानी बोल दी, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। नव्या गुस्से में। तो विवान हैरानी से उसे देखने लगा। फिर उसने नव्या को देखा जो इस वक्त हिमानी को घूर रही थी। विवान के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई और उसने हिमानी से बड़े प्यार से कहा, नहीं नहीं हिमानी जी, आप यहीं बैठिए ना। आप आई हैं तो आराम से बैठिए और बताइए क्या लेंगी आप, कॉफी चाय? नव्या हैरानी से विवान को देख रही थी और मन ही मन बोली, ये फ्लर्ट कर रहे हैं, वो भी मेरे सामने। वहीं हिमानी विवान के मुंह से इतने प्यार से बोलते देख शर्मा गई। और तो विवान कुछ बोलता कि नव्या बोली, विवान जी आपको बनाने की जरूरत नहीं है और आप जरा किसी को बोल दीजिएगा, वो बना देगा। नव्या ने कहा तो विवान ने कहा, ठीक है, पर तुम्हारी नहीं हिमानी जी के लिए मैं बनाऊंगा। और हंसकर चला गया। वहीं नव्या गुस्से में उसे घूर रही थी। वहीं हिमानी बोली, कितने प्यारे हैं ये। नव्या बोली, वो तो पता है ही। कुछ देर में विवान चाय ले आया। उसने एक कप हिमानी को दिया और दूसरा कप लेकर बैठ गया। नव्या ने कहा, मेरा कहाँ है? विवान ने कहा, आपने ही तो मना कर दिया था। उसने कहा तो नव्या का मुंह बन गया। हिमानी ने चाय पी और कहा, आप सच में बहुत अच्छी चाय बनाते हैं विवान जी। विवान ने कहा, हिमानी जी आप मुझे विवान कहें, आपके मुंह से अच्छा लगता है। उसने ये नव्या को तंग करने के लिए कहा तो हिमानी मुस्कुरा दी। वहीं नव्या मन ही मन बोली, अच्छा लगता है, बड़े आए इनकी तो। चाय पीने के बाद हिमानी ने कहा, अच्छा अब मैं चलती हूँ, देर हो रही है। वो उठी तो नव्या ने कहा, बाय। नव्या ने कहा, बाय विवान को, बाय बाय विवान जी। तो विवान को देखा तो उसने कहा, विवान। वो चली गई। विवान भी उसे देखने लगा और जैसे ही पलटा तो नव्या उसे घूर रही थी। विवान हल्का सा मुस्कुराया और कहा, क्या? नव्या उठी और विवान ने के पास आते हुए बोली, बताओ क्या आपको विवान जी, और बाहर गई। विवान सोचने लगा। कुछ पल में वो आई, उसके दोनों हाथ पीछे थे। उसने कहा, विवान जी को सिर्फ विवान अच्छा लगता है, बताते हैं आप आज आपको। और उसने हाथ आगे किए तो विवान की विवान ने कहा, बेचारा बोला, मर गया आज मैं तो। वहीं अनवी जब बाहर आई तो अरुण जा चुका था। अनवी श्रवण के पास आई और कहा, कहाँ गए वो? पर श्रवण ने कुछ नहीं कहा और पेपर्स आगे कर दिए। अनवी ने श्रवण को ऐसे नहीं देखा था। जब उसने पेपर्स देखा तो वो हैरानी से बोली, ऐसा नहीं हो सकता। वहीं श्रवण ने उसे देखा और कहा, ऐसा ही है। तो अनवी की आंख से आंसू आ गए, पर श्रवण जानता था कि आगे क्या करना है। वो बोला, विवान। अनवी वही रही। तो श्रवण ने अनवी का हाथ पकड़ा तो अनवी को बताना होगा, चलो। अनवी ने कहा, विवान को बताना होगा, चलो। उसे देखा उसने देखा अनवी की आंख में आंसू देख श्रवण को बुरा लगा। उसने प्यार से कहा, हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, भरोसा है ना? श्रवण ने इतने प्यार से कहा कि अनवी का अपने आप सिर हाँ में हिल गया। आज उसे श्रवण की बातों में सच दिख रहा था। तो अनवी को देख वो मुस्कुरा दिया और दोनों साथ में आश्रम चल दिए। पर श्रवण ने अनवी का हाथ नहीं छोड़ा था। वहीं विवान थोड़ा डरते हुए नव्या से कहा, ये क्या कर रही हैं आप? देखो आपके हाथ में चोट भी है। पर नव्या घूरते हुए बोली, क्यों? चाय आप बनाएंगे? हाँ। विवान पीछे होते हुए बोला, अरे इतनी बात, आपके लिए अभी बनाकर लाता हूँ मैं चाय। वो जाने को हुआ तो नव्या आगे आ गई और कहा, अरे कहाँ चले? पहले रुकिए तो जरा। और फिर क्या कहा था? नव्या हाथ में डंडा लेकर विवान के पीछे और विवान आगे। नव्या गुस्से में बड़बड़ा रही थी, बड़ा चाय बनानी है? नहीं, मुझे विवान जी मत बोलिए, बड़े आए। हिमानी, क्यों? विवान आगे भागते हुए, अरे वो बस मैं मजाक कर रहा था, आप तो सच मान ली। नव्या, मजाक? नव्या ने कहा, मजाक? बड़ा मजाक आ रहा है आजकल आपको। आज आपका मजाक ही भगाते हैं। और वो विवान के पीछे भाग रही थी। विवान और नव्या नीचे आ गए। विवान ने कहा,
भगवान से, हे भगवान बचा लो मुझे आज। नव्या, मैं शेरनी आ गई। दोनों भागते भागते किचन में आ गए। विवान अब स्लैब से टकरा गया और उसके आगे नव्या थी। विवान फंस गया। नव्या उसे घूर रही थी। आज उस किचन में ये पता करना मुश्किल था कि वो किचन है। सब जगह बर्तन ही बर्तन नीचे पड़े थे। विवान ने कहा, वो देखो नव्या। नव्या ने देखा, तब तक विवान भागा कि नव्या की नजर पड़ी और उसने कहा, आज आप कहाँ जाएंगे? और विवान की तरफ आई कि तभी नव्या का पैर बर्तन से टकरा गया। वो पीछे गिरती जहां गैस रखी थी। ये देख विवान ने कहा, नव्या, और उसका हाथ पकड़ा। नव्या विवान के सीने से लग गई। दोनों संभल नहीं पाए और खुद को बचाने के लिए उन्हें स्लैब पकड़ा कि वहां रखा आटा का डिब्बा उन दोनों के ऊपर गिर गया। नव्या और विवान एक दूसरे को देखा तो दोनों हंस पड़े। दोनों पूरे आटे से नहा चुके थे। दोनों को वो वक्त याद आ गया जब नव्या ने विवान के ऊपर पूरा आटा गिरा दिया था। विवान नव्या को हंसते हुए देख रहा था। वो नम हो गया था। बहुत वक्त बाद उसने अपनी नव्या को ऐसे देखा था। विवान को ऐसे देख नव्या चुप हो गई और उठने लगी, पर आटा जमीन पर गिरे होने के कारण वो उठ नहीं पाई और विवान के सीने से लग गई दोबारा। दोनों की धड़कनें तेज थी। विवान भी नव्या की आंखों में देख रहा था और नव्या भी उसे देख रही थी कि विवान ने उसके बाल पर लगा आटा अपनी हाथ से हटाया तो नव्या की आंखें बंद हो गई कि तभी विवान नव्या के कान के पास आकर बोला, मुझे कोई दिक्कत तो नहीं है, पर मेरी कमर टूट रही है। विवान के ऐसे कहते ही नव्या ने अपनी आंखें खोल दी और झट से विवान से अलग होकर उठ गई। विवान भी मुस्कुराते हुए उठ गया। वो नव्या के पास आया और धीरे से कहा, आप हो तो गई हो मोटी, और भाग गया। नव्या ने कहा, विवान। नुकुल वहीं दूसरी तरफ घर के सोफे पर बैठे थे और हाथ में फ़ोन पर बात कर रहा था। मुझे वो चाहिए। उसकी इतनी हिम्मत कि मेरे घर में आकर मेरे ही बेटे पर हाथ उठाया। वो जानता नहीं कि नकुल चंवर है कौन। पूरा द्वारिका थर थर कांपता है मुझसे, और उसने मेरे को ललकारा है। ढूंढ कर लाओ उसे। और फ़ोन काट दिया और गुस्से में सोफे पर बैठ गए। कहा, सर काम हो गया। कुछ ही देर में अरुण वहां आया और नकुल ने कहा, शाबाश, अब देखता हूँ वो लड़की क्या करती है। बहुत घमंड है ना उसे अपने पर। अब देखता हूँ मेरे बेटे के लिए मेरा तोहफा होगा। और कुटिलता से मुस्कुरा दिए। नव्या और विवान फ्रेश हो गए थे। नव्या के चेहरे पर आज जो खुशी उसने देखी थी उसे देख वो बहुत खुश था। भले ही वो उसे तंग कर रहा था, पर नव्या की मुस्कान उसका सुकून थी। वो बाहर आया बाथरूम से तो नव्या अपने बाल पोंछ रही थी। उसे देख कर विवान एक पल तो देखता रह गया। नव्या की नजर जब शीशे पर विवान पर गई तो वो उसे ही देखने लगी। विवान आगे बढ़ा तो नव्या की धड़कनें बढ़ गई। विवान बिल्कुल नव्या के पास आ गया। उसने जिससे हाथ बढ़ाया। नव्या ने अपनी आंखें मीच ली। ये देख विवान मुस्कुरा उठा। उसने कहा, अब हटो भी, मुझे भी बाल सही करने हैं। तुम्हारी वजह से मेरे बाल भी खराब हो गए। उसने एटीट्यूड में कहा तो नव्या पलटकर बोली, ये कमरा मेरा मेरा मिरर है। मैं जो करूं तुम्हें क्या? इस कमरे में जो है सब मेरा है। उसने कहा तो विवान ने उसे कमर से पकड़कर अपनी ओर किया तो नव्या उसके करीब आ गई। तो विवान ने कहा, मैं भी तो इस कमरे में हूँ, मतलब मैं भी आपका। नव्या ने सुना तो वो चुप हो गई। विवान उसके कान के पास आकर होंठ रखता कि तभी आवाज आई। दोनों तुरंत दूर हो गए। विवान को भी समझ आया वो क्या करने वाला था। नव्या उसे अब तक नाराज थी, ऐसे में ये करना उसको दर्द हुआ। वो बिना कहे चला गया। वहीं नव्या अब तक उसी एहसास में थी। विवान नीचे आया तो अन्वी और श्रवण आ गए थे। अन्वी की आंखों में आंसू थे। विवान ने श्रवण को देखा और फिर उस पेपर्स को उसके हाथ में। उसने अन्वी को देखा और उसके पास आया और कहा, अन्वी। अन्वी ने विवान को देखा तो उसने प्यार से कहा, तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा उन बच्चों को, ना एनजीओ को। वो ठीक है, पर तुम बस एक बात का ध्यान रखना है, नव्या को इस बारे में कुछ ना पता चले, और तुम भी ठीक रहो कुछ जब तक मैं अब कुछ नहीं होगा। अन्वी ने कहा, आप जानती हो सब? विवान ने कहा, पर तुम नव्या के पास जाओ और उसे कुछ कहना मत। अन्वी ने हाँ में सिर हिलाया और एक नज़र श्रवण को देखा जो हल्का सा मुस्कुरा दिया तो अन्वी चली गई। विवान पेपर्स, श्रवण ने उस पेपर्स दिए। विवान ने देखा तो उसकी आंखों में गुस्सा था। उसने श्रवण से कहा, लैपटॉप इन माय रूम। श्रवण लेने चला गया। विवान ने फ़ोन किया और कहा, सबके सब मिलो आज शाम 7 बजे, और फ़ोन कट गया। नव्या अभी जो हुआ वो सोच रही थी। विवान उसका पति है, पर फिर भी उसने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि नव्या और विवान के बीच अब वो दीवार नहीं थी जहां उन्हें एक दूसरे के बारे में उनके एहसास मालूम ना हो। तब भी आज विवान रोक गया था। नव्या मन ही मन
बोली, आपसे दूर नहीं हो पा रही और ना आपके पास, क्या करूं। आखिर वो नम हो गई कि अनवी आई। उसने खुद को ठीक किया और कहा, दीदू आप यहाँ क्यों हो? आओ मैं आपको आज बताती हूँ रास्ते में क्या हुआ है। नव्या ने अनवी को देखा और कहा, क्या हुआ है अनवी? आप ऐसे क्यों बोल रही हो? कुछ हुआ है क्या? अनवी जानती थी नव्या जान जाएगी, तो उसने कहा, हुआ ना। नव्या ने बोली, क्या हुआ बताओ। कहीं मानस तो वो परेशान हो गई। तो अनवी ने कहा, आपको जीजू से प्यार, और हंस दी। वहीं नव्या को फिर जो हुआ याद आ गया और अनवी ने हंसते हंसते नमी कहा। श्रवण और विवान कमरे में थे। विवान के हाथ में लैपटॉप था और श्रवण उसे बता रहा था, यह है द्वारिका के बहुत बड़े नेता। इनके परिवार पर इनकी पत्नी है नहीं, तो बस इनका एक यही बेटा। पैसे के बल पर नकुल चंवर ने अपने बेटे की हर जिद पूरी की। 14 साल की उम्र में गाड़ी चलाना चाहा तो इन्होंने कुछ पैसे देकर और अपनी कुर्सी के बल पर लाइसेंस बनवा दिया। और जब इनका बेटा गरीबों को अपनी गाड़ी से कुचलाया तो ये नेताजी उस इंस्पेक्टर को ही उठवा लिए जिसने इनके बेटे को पकड़ा था और मार दिया। और यहीं से शुरू हुए इनके बेटे के कुकर्म। बड़े होते गए और आए दिन नए नए काम। लड़कियों को तो ऐसे बदलते हैं जैसे कपड़े, हर रात कोई ना कोई चाहिए इन्हें। लेकिन ये 2 साल पहले भाभी से मिले। भाभी इस आश्रम में तब रहने आई थी और ये बस मीडिया के सामने शराफत दिखाएंगे क्योंकि इलेक्शन जो थे, और वहीं से ये भाभी को परेशान करते हैं। और एक दिन इनकी वजह से भाभी को चोट तक लग गई थी। विवान सुन रहा था और उसे नव्या की वो चोट याद आ गई। वो गुस्से में था, जो श्रवण समझ गया। विवान ने कहा, उस पेपर्स में जो लिखा है उसे ये भी पता चलता है कि वो एनजीओ और आश्रम मानस शरण का है और 2 दिन में उसे खाली करना है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो 4 करोड़ रुपए देने होंगे। साथ ही साथ उसने उस जमीन को इनलीगल बना दिया है। और वो बच्चे कहाँ जाएंगे? काकी और बाकी सब कहाँ जाएंगे? उनका तो यही है सब कुछ। और नव्या की मेहनत और प्यार है इन सब से। और अगर मैं पैसे देता भी हूँ तो वो कुछ और भी कर सकते हैं। श्रवण ने कहा, तो अब क्या करेंगे विवान? विवान सोचने लगा। फिर उसने कहा, कौन था जो पेपर लाया था? श्रवण ने कहा, अरे अरुण शौरी नाम था। विवान ने कहा, अरुण शौरी? वहीं दिल्ली में अंकुश सामने बैठा था और नेहा को देख रहा था। कितना बदलाव था उसमें, कितनी बेकाबी से और खुलकर सीखा रही थी। उसे वो दिन याद आ गया जब वो उसे पहली बार यहाँ लाया था। अंकुश मुस्कुरा दिया कि माई अंकुश के पास आ गई और उसके पास बैठते हुए सामने नेहा को देखकर बोली, सोचा नहीं था कि नेहा इतनी अच्छे से सब संभाल लेगी। अंकुश ने माई को देखा तो वो बोली, आपके जाने के बाद नेहा शांत हो गई थी, पर वो यहाँ आती थी तो उसे देखकर लगता ही नहीं था कि कुछ हुआ है। मेरी भी तबीयत खराब हो गई थी, तब नेहा ही सब देखा। उन उसका दिन ऑफिस में तो रात यहाँ बीतती। बच्चों के लिए हर वो काम, हर जरूरत का उसने ध्यान रखा। और जब गुड़िया की तबीयत बिगड़ी तो हम सबको लगा कि गुड़िया अब वो नम हो गई। वहीं अंकुश भी, पर नेहा की जिद थी कि उसे कुछ नहीं होगा। गुड़िया का ट्रीटमेंट शुरू करवा दिया उसने। हमने जितने पैसे थे हमने सब लगा दिए, पर तब भी कम पड़ गया। इसलिए नेहा ने उस वक्त काम कर कर पैसे जमा किए। उसे बस चिंता थी तो गुड़िया की, और इसलिए भगवान को भी गुड़िया के प्यार और नेहा की कोशिश के आगे हार मानना पड़ा और गुड़िया वापस आ गई। जब मैंने नेहा से पूछा कि वो गुड़िया के लिए इतना क्यों परेशान थी, तो उसने जो कहा उसे सुन गर्व हुआ कि अंकुश आपकी पसंद गलत नहीं है। अंकुश हैरानी से देखने लगा तो माई ने कहा, जब पहली बार आप नेहा को लाए थे तभी हम समझ गए थे। नेहा ने कहा था कि आपकी जान बसती है संयम में। जितना प्यार आप विवान और नव्या से करते हैं उतना ही प्यार आप यहाँ के लोगों से करते हैं, और वो जब तक है तब तक यहाँ के हर एक व्यक्ति की उसकी जिम्मेदारी है और वो उससे पीछे नहीं हट सकती जब तक आप नहीं आ जाते। अंकुश की आंखें नम पड़ गई कि नेहा आई और माई और अंकुश को देख कर बोली, क्या हुआ? आप दोनों को ऐसे क्यों हैं? और अंकुश आप रो क्यों रहे हैं? वो परेशान हो गई। तो माई ने कहा, कुछ नहीं बेटा, बस कुछ चला गया होगा आंख में, आप बैठो हम आए। और माई मुस्कुराकर चली गई। नेहा अंकुश के पास बैठ गई और कहा, बहुत लाल है, रुकिए मैं पानी लाती हूँ, फिर देखती हूँ। वो उठने लगी कि अंकुश ने उसका हाथ पकड़ लिया। नेहा ने देखा तो अंकुश ने उसे गले लगा लिया। नेहा ने बोला, क्या हुआ बताओ तो। देखो रोंदू मत बनो, सुबह से रोंदू हो रहे हो, उसने कहा तो अंकुश हंस पड़ा। वहीं द्वारिका एक नॉर्मल घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी और उसमें से एक व्यक्ति बाहर आया। वो उस घर की ओर बढ़ गया। उसने घंटी बजाए तो कुछ ही देर में घर का दरवाजा खुला और एक औरत जो गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर
लगाए साड़ी पहनी हुई थी। उसने उस व्यक्ति को देखकर कहा, जी आप कौन? एक व्यक्ति बोला, जी आपके पति हैं घर पर? हम उनसे ही मिलने आए हैं। औरत ने कहा, जी आइए। दोनों अंदर आ गए कि तभी आवाज आई, अरे सविता, मेरा वो। इतना कहते ही उसका पति बाहर आ गया कि सविता, जो उसकी पत्नी थी, उसने कहा, सुनिए, आपसे मिलने कोई आया है। उसके पति ने देखा तो वो हैरानी से उसे देखकर बोला, आप यहाँ? एक व्यक्ति ने कहा, भाभी जी, अगर बुरा ना माने तो जरा चाय मिल सकती है। वो क्या है ना, हम बड़ी दूर से आए हैं, उसने टेढ़ी मुस्कान से कहा। तो सविता ने कहा, जी जी लाई, और वो अंदर चली गई। एक व्यक्ति उस आदमी को देखकर बैठ जाए। अरुण जी, आपका ही घर है, बैठिए बैठिए ना। ये बात तो सच है कि आपको बैठना पसंद नहीं है, वहाँ भी नहीं और यहाँ भी नहीं, है ना? उसने कहा। तो साथ में बैठा व्यक्ति बोला, श्रवण, क्यों तंग कर रहे हो अरुण जी को? तुम्हें पता है ना ये क्या क्या कर सकते हैं? श्रवण ने कहा, हाँ, क्यों नहीं। माफ़ी माफ़ी अरुण जी। अरुण गुस्से से बोले, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरे घर क्यों आए हैं? श्रवण बोला, घर के मेहमानों से ऐसे बात करना अच्छा नहीं होता है अरुण जी। वो क्या है ना, आप आए हमारे लिए इतना बड़ा तोहफा लेकर, तो रिटर्न गिफ्ट तो बनता है ना। श्रवण ने अपना फ़ोन दिया और कहा, ज़रा बात कीजिए। कि सविता आ गई चाय लेकर। तो श्रवण ने कहा, थैंक यू भाभी जी। श्रवण ने कहा, अरे करिए, कितने वक्त बाद आपका दोस्त बात करना चाहता है। अरुण को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर उसने फ़ोन ले लिया और कान पर लगाया कि आवाज़ आई, बड़ा अच्छा खेल खोलते हो कि बीवी घर पर है और बाहर एक और बीवी है। ये सुनते ही अरुण चौंक जाता है। श्रवण मुस्कुरा रहा होता है। अब तुम सोचोगे कि फेक कॉल है, कोई डरा रहा है, क्योंकि जब वकील हो तो इतना सोचना जायज़ है। तो कोई बात नहीं, आपको अभी पता चल जाएगा। आपकी बीवी, सॉरी, मेरा मतलब था सेकंड वाइफ, इस वक्त बड़े बाजार में है। क्या नाम है उनका? हाँ, कुसुम। तो अब बताएं, आप सच अपनी बीवी को बताना चाहते हैं या जो अपनी वो पेपर्स बनाए हैं उन्हें सही करना चाहते हैं? मर्जी आपकी, रखता हूँ। अरुण जी ये सुनकर शून्य पड़ गए। उन्होंने फ़ोन देखा तो श्रवण ने ले लिया और कहलाए, अरुण जी, अब मैं चलता हूँ, कल आप आ जाइएगा, वो सब मिल लेंगे। और सविता से कहा, नमस्ते भाभी जी, और चला गया। अरुण धम से बैठ गया। वहीं श्रवण अरुण के घर से निकल गया और उसने फ़ोन करके कहा, क्या बात है? जो सोचा वही हुआ, वो डर गया है और जहाँ तक मैं जानता हूँ वो ज़रूर आएगा। श्रवण ने कहा तो सामने से विवान की आवाज़ आई, आया नहीं, वो नकुल से मिलने जाएगा, उसे यकीन है कि वो उसे बचा लेगा। श्रवण ने कहा, तो अब? तो नकुल कुछ न कुछ तो करेगा ही। तब विवान ने कहा, उसका भी इंतजाम कर दिया है। श्रवण ने कहा, बहुत तेज है तू, इतना सब कैसे पता कर लिया तूने? विवान बोला, हर इंसान जब कुछ गलत करता है तो या तो मजबूरी में या बस पैसे के लिए, और अरुण के पास पैसे तो हैं, तो बची मजबूरी अपने एक गलती को छुपाने के लिए उसने नकुल का साथ दिया, और अब वो उसके पास, पर वो भी जानता है कि नकुल उसका साथ नहीं देगा, तो बस अब इंतजार है तो शाम का। श्रवण ने कहा, कमाल है तू, भाभी ही तुझे समझ सकती है। बस नव्या की बात सुन विवान को आज जो हुआ वो याद आ गया और उसने फ़ोन ये कहकर काट दिया कि बाद में बात करता हूँ। वहीं नकुल अपने बेटे के पास बैठे थे। मानस को होश आ चुका था, वो लेटा था, पर चोटें इतनी थी कि वो दर्द से कराह रहा था। नकुल ने कहा, बेटा, जिसने भी तेरी ये हालत की है उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। मानस ने कहा, डैड, उसने मुझे बहुत मारा, मैं उसे जानता तक नहीं था, वो बहुत ही गुस्से में था डैड। मानस ने कहा। तो नकुल ने कहा, अब उसे सब पता चलेगा, अब उसे सब पता चलेगा कि उसने क्या किया है। कि शंभू वहाँ आया और कहा, साहब, वो लड़की आई। नकुल ने कहा, कौन लड़की? शंभू। वो उस रात, वो इतना ही कहा कि नकुल और मानस हैरानी से देखने लगे। विवान, दूसरी तरफ विवान आश्रम आया तो काकी और बाकी सब भी आ चुके थे। काकी ने विवान को देखा तो कहा, विवान बेटा, आप आ गए, आइए, आज हम आपको अपने हाथ के लड्डू खिलाते हैं। विवान हल्का सा मुस्कुराया। उसने नवे के कमरे की ओर देखा एक नज़र और फिर काकी के पास आ गया। काकी ने उसे लड्डू दिया था तो गोलू ने कहा, मुझे भी खाना है, वो मासूमियत से बोला। तो विवान ने उसे प्यार से गोदी में लिया और खिला दिया। वो खुश हो गया। उसे ऐसे देख सब मुस्कुरा दिए। इतने में नव्या भी आ गई। विवान ने उसे देखा तो वो चुप हो गया। नव्या विवान को देख चुप थी कि काकी ने कहा, लो स्वरा, आ गई, आ बेटा, तू भी खा। तो और नव्या को दे दिया। तो गोलू ने कहा, आप भी खिलाओ ना विवान जीजू, जैसे उन्होंने मुझे खिलाया। उसकी बात सुन सब देखने लगे। तो नव्या कुछ बोलती कि काकी बोली, हाँ, क्यों नहीं,
खिलाओ, दोनों एक दूसरे को प्यार बढ़ता है। नव्या विवान एक दूसरे को देखने लगी तो विवान ने कहा, काकी मैं खा लेता पर असल में मीठा कम खाता हूँ। नव्या ये बात जानती है तो इसलिए वो मुझे खिला नहीं रही, वरना अब तक खिला देती। तो मुस्कुरा दिया और कहा, अच्छा मैं आता हूँ, और चला गया। नव्या देखती रही। काके शर्मा गया और हंस दी। नव्या भी कुछ देर में विवान के पीछे गई तो विवान शांति से बैठा था। नव्या भी वहीं बैठ गई। विवान ने देखा और फिर नजर झुका ली। नव्या ने कुछ नहीं बोला और विवान के करीब आकर उसकी गोदी में सिर रख लिया। विवान उसकी इस हरकत से चौंक गया। वहीं श्रवण जब घर आया तो अन्वी गार्डन में थी, शांत से पेड़ों में पानी डाल रही थी। श्रवण उसकी ओर चला गया। वो इतना धीरे था कि अन्वी को पता नहीं चला कि श्रवण उसके पास है। उसने धीरे से अन्वी के कंधे पर हाथ रखा और कुछ कहता, तब तक अन्वी घूम गई और पानी सारा श्रवण पर चला दिया। श्रवण बेचारा पूरा भीग गया और ऊपर से ठंड। अन्वी ने जब देखा श्रवण है तो उसने जल्दी से पाइप हटाया और कहा, सॉरी सॉरी। वो कि तभी उसकी नज़र श्रवण पर गई जो उसे घूर रहा था। अन्वी धीरे से, ये मुझे खा जाएगा आज। अन्वी, अन्वी नकली हंसी हंसते हुए वो बोली, वो गलती से हुआ, मुझे पता नहीं था, सॉरी ना। और तुम भी तो इतने धीरे आए ना, तो पता नहीं चला। श्रवण उसे अब भी घूर रहा था। अन्वी, आज तू नहीं बचेगी इससे। और श्रवण को देखने लगी। श्रवण कहा, देखकर रुक नहीं सकती थी, तब भी पानी डाले जा रही थी। अब आंखें हैं या बटन? तो गलत क्या कहा था मैंने? वो घूरते हुए बोला। तो अन्वी, अन्वी कैसे इतनी जल्दी चुप रह जाती है? उसने पाइप छोड़ा और श्रवण के पास आकर बोली, सारी गलती मेरी है भी नहीं, समझे? तुम ऐसे चुपके से आकर डराओगे तो यही होगा ना, कोई फूल तो बरसेंगे नहीं तुम पर। अजीब हो तुम, पता नहीं तुम्हारी मॉम कैसे तुम्हें संभालती होंगी। उसने कहा तो श्रवण एकदम खामोश हो गया। अन्वी ने देखा तो कहा, अब क्या हुआ? लगता है डर गए ना कि मैं आंटी को बता दूंगी। उसने कहा तो श्रवण ने कहा, आई एम सॉरी, मुझे ही ध्यान नहीं रहा। और हाँ, काश तुम मॉम को बता सकती तो मैं खुशी खुशी मार खा लेता। और ये कहते हुए वो सीधे अंदर चला गया। अन्वी श्रवण को देखती रही और कहा, क्या हुआ इसे? वहीं विवान की गोद में जब नव्या ने सिर रखा तो वो चौंक गया। नव्या ने कहा, दर्द हो रहा है, दबा दो प्लीज। विवान ने अपने हाथ नव्या के सिर पर रखकर उसे दबाना शुरू कर दिया। नव्या ने कहा, आप किस बात से परेशान हैं? ये तो मैं नहीं जानती, पर इतना जानती हूँ कि आपको लग रहा है कि मैं आपसे नाराज हूँ। और क्यों? शायद आज सुबह जो हुआ उसे लेकर। विवान चुप था तो नव्या ने आगे कहा, इतना हक तो आप पहले भी ले चुके हैं, फिर उस बात से परेशान होने का क्या मतलब है? और अगर कुछ और बात है तो आप कह दीजिए, पर लड्डू को एम्बेस फील मत करिए। ये बात नव्या ने विवान का मूड ठीक करने को कहा तो विवान ने कहा, तुम्हें लगा कि मैं लड्डू इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं गुस्सा हूँ? नव्या उसे देखने लगी तो विवान ने कहा, नव्या जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती मैं कैसे खुश रह सकता हूँ? और मीठा तभी खाया जाता है जब आप खुश हो, और मेरी जिंदगी तो 2 साल पहले ही बेरंग हो चुकी थी। नव्या उसे देख रही थी तो विवान ने कहा, तुम मेरा छोड़ो और ये बताओ कि दवाई ली? नव्या तुरंत उठ गई और इधर उधर देखने लगी तो विवान ने कहा, आप ना कभी भी सुनती नहीं, सबको देखना है पर खुद को नहीं। वो उठा और नव्या को दवाई दी तो नव्या ने मुंह बना लिया और कहा, कड़वी है। तो विवान ने कहा, चोट भी लगी है ना, तो आप खाओ। विवान ने कहा तो नव्या ने दवाई खा ली। विवान ने कहा, अब आप आराम करो, और अपने पिलो एंड ब्लैंकेट लेकर वो पास पड़ी कुर्सी पर चला गया। तो नव्या कुछ बोलती कि विवान ने कहा, आप फिक्र मत करो, आदत हो गई है मुझे अब, और अब जब तक मैं अपनी माफ़ी नहीं पूरी करता तब तक ऐसे ही रहना है मुझे। जानता हूँ आप मना नहीं करेंगी, पर मैं खुद को माफ़ नहीं कर सकता। और जाकर लेट गया। नव्या उसे देखती रही, फिर वो भी सो गई। दिन गुजरने लगे। विवान ने मानस के बारे में हर एक बात को पता करता, साथ ही उस लड़की के बयान की वजह से मानस जेल में था और नकुल उसे छुड़वा नहीं पा रहे थे। नेता होने के बाद भी जो संगीन जुर्म उनके बेटे पर था वो सिर्फ बेल से नहीं छूट सकता था, और अगर वो छूट भी जाता तो इलेक्शन की वजह से उनकी जो छवि खराब होती, वो ये नहीं चाहते थे। पर तब भी मानस की हेल्थ का इशू बनवा कर उन्होंने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया था, और अरुण से वो कांटेक्ट करने में थे पर वो उनका फ़ोन नहीं उठा रहा था, जिससे वो और तिल मिला गए थे। उन्होंने गुस्से में कहा, कहाँ मर गया ये, फ़ोन तक नहीं ले रहा, मेरा
बहुत घमंड आ गया है ना इस साले में, उठाकर लाओ इसे, तभी समझेगा ये नकुल चमड़ है कौन और वो लड़की। सालो, तुमने एक लड़की नहीं ढूंढी जा रही, तुमसे आसमान खा गया या जमीन। मुझे वो लड़की चाहिए हर हाल में। अगर मुझे वो नहीं मिली तो तुम सबको जिंदा गाड़ दूंगा मैं, समझे। सब डर कर चले गए। नकुल खुद से, तूने मेरे बेटे पर हाथ मारा है, अब देख तेरा वो हाल होगा जो तू 100 दफा सोचेगा कि नकुल चंवड़ क्या है। ये शंभू इधर आ, ए शंभू इधर आ। शंभू आता हुआ बोला, जी मालिक। नकुल ने कहा, वहाँ एनजीओ में कुछ पता चला? कहीं इन सब में उस स्वरा का हाथ तो नहीं? ऐसा लगा था मुझे उस पर नजर रखने को। शंभू बोला, मालिक कुछ दिन से वो लड़की एनजीओ में देखी भी नहीं। पहले 2 लड़के आए थे पर वो भी ज्यादा नहीं लगे और लगता है बस घूमने आए हैं। और वो जो लड़की वहाँ अनवी, उससे उस लड़की का एक्सीडेंट हो गया था तो बस इसलिए वो दोनों उसके साथ रह रहे हैं। नकुल चुप रह गए। नव्या आज मंदिर में बैठी और अपने कान्हा जी को देख कर कह रही थी, चुप थी, देख रही थी और चुप थी। विवान नीचे आया तो नव्या को देखा जो चुप थी। विवान मनी मन नव्या को, क्या हुआ, ये ऐसी क्यों है? कहीं मेरी वजह से तो नहीं। वो ये सोच रहा था कि नव्या की नज़र विवान पर गई। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। नव्या मनी मन बोली, विवान हमसे नाराज है। वो विवान को देखती रही। विवान उसके पास आया तो नव्या अपना काम करने लगी। विवान ने कहा, आप इतनी चुप क्यों है, कुछ हुआ है क्या? पर नव्या नहीं बोली। विवान आगे कहा, आप मेरे से नाराज हैं, पर क्यों? मैं तो माफ़ी मांगी थी ना, अगर फिर भी आपको बुरा लगा तो सॉरी। नव्या ने उसे देखा और कमरे में चले गई। बेचारा विवान को समझ ही नहीं आ रहा था कि नव्या उससे नाराज है। अब तक वो नव्या के पास जाता कि उसका फ़ोन बज गया। उसने फ़ोन देखा और लगाते हुए कहा, हाँ बोलो। सामने से आवाज़ आई और कुछ कहा तो विवान ने कहा, ठीक है आता हूँ, और फ़ोन रख दिया। फिर वो नव्या के कमरे की ओर बढ़ा कि हिमानी की आवाज़ से उसके कदम रुक गए। अरे अरे विवान जी। विवान मन ही मन, अरे गया मैं। वो पलटा और मुस्कुराते हुए कहा, जी हिमानी जी। हिमानी उसके पास आई और बड़े प्यार से उसे देखते हुए बोली, आपने कल मुझे इतनी अच्छी चाय बनाकर पिलाई तो मैं सोचा कि आज आपको अपने हाथ की कचौरी खिला दूं। विवान ने कहा, जी थैंक यू, पर अभी मुझे ज़रा काम है, आप नव्या को दे देना, मैं खा लूँगा। वो जाने लगा कि तभी हिमानी का मुंह उदास हो गया और वो बोली, मैंने सोचा कि आपको खिलाऊंगी मैं और आप। विवान को अच्छा नहीं लगा। वो रुका और कहा, अच्छा दीजिए हिमानी। खुश हो गई। नव्या गई नहीं थी, वो ऊपर से देख रही थी और गुस्से में बड़बड़ाई, मुझे कह रहे थे नाश्ता कर लो, यहाँ मैंने खाया नहीं और देखो तो कैसे कचौरी खाने जा रहे हैं। वो इस चिपकू से अपनी बीवी के पास सो नहीं सकते और देखो इस चिपकू से कचौरी खा रहे हैं। अनवी और श्रवण भी आ गए। जब उन्होंने विवान को हिमानी के साथ देखा तो अनवी गुस्से में आ गई। चिपकू, बस देखा नहीं, कोई लड़का चिपक पड़ती है, और ये विवान जीजू को क्या हो गया, वो ऐसे क्यों खड़े हैं? तभी श्रवण ने कहा, भाभी ने देख लिया तो इसकी खैर नहीं, उसने कहा, और अनवी को देखा तो वो चुप हो गई। अनवी ने श्रवण से बात कम कर दी थी। पहले तो वो उसे तंग करता था पर अब नहीं, बस एनजीओ में भी अपना काम करता और अनवी का ध्यान। और ये बात अनवी को ना जाने क्यों खल रही थी। कहीं ना कहीं उसे श्रवण का उसे तंग करने की आदत सी हो गई थी और उसका ऐसा रहना उसे बुरा लग रहा था। हालांकि श्रवण बात कर रहा था पर फिर भी अनवी को कुछ तो था जो खल रहा था। वहीं हिमानी अब विवान को खिलाने को हुई तो अनवी गुस्से से इसे तो और आगे बढ़ती कि विवान ने कहा, रुक जाइए हिमानी जी। हिमानी रुक गई। अनवी और श्रवण भी विवान को देखने लगे। नव्या भी उसे देखने लगी तो हिमानी ने कहा, क्या हुआ विवान जी? विवान हल्का सा मुस्कुराया और ऊपर की ओर गया। हिमानी और बाकी सब देख रहे थे। नव्या ने विवान को अपने पास आते देखा तो वो समझ नहीं पाई। विवान उसके पास आया और प्यार से उसे देख रहा था। उसने नव्या का हाथ पकड़ा और नीचे लाया और सामने खड़े होते हुए बोला, हिमानी जी, ये पहले नव्या खाएगी। अब नव्या और बाकी सब उसे हैरानी से देखने लगे। हिमानी को गुस्सा आया पर विवान की वजह से वो चुप रही। तो विवान ने कहा, आपको लगा होगा कि मैं ऐसा क्यों कहा। देखिए, मेरा आपका दिल दुखाने का कोई इरादा नहीं था, पर जब तक नव्या नहीं खाएगी मैं नहीं खा सकता।
श्रवण ने कहा, पर ऐसा क्यों विवान? विवान ने कहा, जैसे हम खाने से पहले भगवान को भोग लगाए बिना नहीं खाते, वैसे ही जब नव्या भूखी हो तो मैं कैसे खा सकता हूँ, और वो भी वो चीज जो मेरी नव्या की पसंदीदा चीज है। हम सब आपकी कचौरी जरूर खाएंगे, पर सब मिलकर। विवान की ये बात सुन नव्या की आंख में नमी आ गई। विवान के दिल में सिर्फ उसके लिए प्यार ही नहीं, कितनी इज्जत थी। श्रवण और अनवी भी ये बात सुन मुस्कुरा दिए। वहीं हिमानी को ये बात अच्छी नहीं लगी, पर वो कुछ बोली नहीं। विवान नव्या से कहा, खा लो, मुझे भी कचौरी देख कर ना बड़ा मन कर रहा है। नव्या हल्का सा मुस्कुरा दी। विवान और सब बैठ गए। श्रवण भी अनवी के पास बैठा था और खा रहा था। नव्या और विवान साथ बैठे थे। विवान ने पहले नव्या को दिया और खाने को बोला। नव्या ने उस कचौरी को आधा किया और विवान के आगे हाथ बढ़ा दिया। विवान मुस्कुरा उठा। उसने नव्या के हाथ से खा लिया। नव्या भी मुस्कुरा दी, पर हिमानी ये देख कुड़ गई। श्रवण ने कहा, सच में बहुत अच्छी थी, आज मजा आ गया। वो हिमानी से बोला, बहुत अच्छी थी हिमानी जी, आप मुझे इस दुकान का नंबर ज़रूर देना। अब तो हिमानी चौंक गई। वहीं विवान को छोड़ सब हैरान रह गए। तो हिमानी सक पकाते हुए बोली, दुकान? कौन सी दुकान? ये तो मैंने खुद बनाए हैं। उसने कहा तो श्रवण प्यार से बोला, अच्छा तो वो आपके पापा की दुकान में भी ना? तभी तो घर की ही हो तो बात हुई। अनवीन बोली, ऐसा नहीं है, हिमानी के पापा तो इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में मैनेजर हैं। नव्या ने कहा, नव्या आप क्या कर रहे हो श्रवण, और दुकान से क्या मतलब? श्रवण ने कहा, अरे भाभी कि तभी वो बोला, शुरा जी वो जब मैं खा रहा था तो मुझे वो पैकेट मिला जिस पर दुकान का नाम था, तो मैं सोचा पहले खा लूं फिर एड्रेस ले लूंगा। उसने जैसे ही कहा हिमानी की नजर चुराने लगी। असल में वो बस विवान से मिलने के लिए आई थी, तो उसने ये बहाना बना लिया था। हिमानी की तो फुल टू इंसल्ट हो गई। तो वो उठी और कहा, वो जरा मुझे काम है, मैं आई, और चली गई। उसे जाते ही सब हंस पड़े। वहीं अनवी ने कहा, अब तो जब भी कचौरी देखेगी तो उसका मुंह देखने लायक होगा। वो हंस पड़ी। वहीं विवान अब उठा और कहा, मुझे जरा काम से जाना है, मैं आया। वो जाने लगा तो नव्या उसे देख रही थी कि विवान रुका और प्यार से कहा, अब मेरी फिक्र मत करना, मैं आपको फोन कर दूंगा। और आप मानेंगी नहीं, जानता हूँ उतना वक्त जो है तो गाड़ी मैंने गली के बाहर छोड़ दी है, आप उससे उससे ही जाना और अनवी को भी ले जाना। नव्या कुछ बोलती कि विवान ने फिर कहा, जानता हूँ, इसलिए ड्राइवर आपको एनजीओ से थोड़ा दूर छोड़ेगा। अब विवान ने कहा तो नव्या मुस्कुरा दी। वहीं अनवी ने कहा, कितनी प्यारे हैं यार जीजू, आप दोनों में कितना प्यार है, बिना बोले ही समझ गए। उसने कहा तो विवान ने नव्या को देखकर कहा, जो दिल में हो उनकी बात जानने की जरूरत होती ही नहीं, दिल खुद ब खुद पढ़ लेता है आंखों की जुबान से। नव्या की नजर झुक गई और अनवी श्रवण मुस्कुरा दिए। विवान एक जगह आया और सामने एक व्यक्ति था। विवान हल्का सा मुस्कुराया तो उस व्यक्ति ने कहा, वो उसे ढूंढ रहा है, उसे कुछ हो न जाए, माना वो गलत है, पर एक लड़की के संग वो चुप हो गया। तो विवान ने कहा, आप जिसकी चिंता कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक है। विवान ने कहा और कहा, आ जाओ। कि एक लड़की बाहर आई। उस व्यक्ति ने देखा तो विवान को देखने लगा। वो लड़की पास आई और खड़ी हो गई। विवान ने कहा, तुमने जो किया वो भले ही गलत है, पर तुम अपनी गलती मानी और साथ दिया और कंप्लेंट की, ये बहुत अच्छा किया। लड़की ने कहा, सर आपने मेरी सेफ्टी की, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स, पर जब वो बाहर आएगा तब क्या? वो ज़रूर मुझ तक ज़रूर आएगा। उसका बाप भी पावर बहुत है उसके बाप में। जब कंप्लेंट लिखवाई थी तब से मुझे धमकी दी थी कि वो कुछ भी कर सकता है सर, उस लड़की ने कहा। तो वो व्यक्ति बोला, हाँ, और मानस जेल में है, साथ साथ ही उसकी बेल है, जिससे और बौखला गया है। विवान दोनों की बात सुनकर चुप था और कहा, तुम उसके सामने आओगी? लड़की चौंक गई। व्यक्ति भी दोनों ने कहा, पर सर आज जानते हैं। विवा ने कहा, हाँ तुम जाओगी, क्योंकि जितना तुम दूर रहोगी उनका शक और निगाहें तुम पर ही रहेगी। वो कोई भी हद पार कर सकता है, और मैं एक बार गलती कर चुका हूँ तो अब नहीं, इसलिए तुम अकेले नहीं जाओगी, ये मेरा वादा है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बाकी जैसा मैं कहता हूँ वो करो। लड़की और व्यक्ति देखते हैं तो विवान आंखों में उसे चुप करवा दिया। वहीं नव्या एनजीओ आई तो सब उसे देखकर बहुत खुश हुए। इतने वक्त बाद जो मिल रहे थे, नव्या भी उन्हें देख बहुत
खुश हुई। सबसे मिलने के बाद नव्या अपने कैबिन में काम करने चली गई। वहीं आज उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी जिसका कारण कहीं न कहीं विवान ही था। वो आज जो हुआ उसे लेकर सोच रही थी और खुद से बोली, विवान, आपसे इतना नाराज होने के बाद भी आप ऐसा कुछ कर देते हैं कि मैं वो मुस्कुरा उठी। वहीं अनवी को आज कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसे क्यों एक खालीपन लग रहा है, क्यों उसे बुरा लग रहा है। वो इन सब में इतना खो गई कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि वो गिरती। तभी किसी ने उसे थाम लिया। असल में अनवी क्लास करवा रही थी, उसका ध्यान नहीं रहा कि उसका पैर पाइप से लग गया। अनवी ने अपनी आंखें बंद कर ली, पर उसकी धड़कनें बहुत तेज है कि उसके कानों में आवाज आई, उठाएं, उठे अनवी। अनवी ने झट से आंख खोली कि सामने श्रवण था। श्रवण उसे देख रहा था। अनवी उठ गई, उसने इधर उधर देखने लगी। अनवी ने बच्चों से कहा, क्लास पूरी हो गई है, आप सब जाओ। सब बच्चे चले गए। श्रवण भी जाने लगा कि अनवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। श्रवण रुक गया। उसने पलटकर देखा तो अनवी ने तुरंत अपना हाथ हटा लिया और कहा, मैं मैं मैंने क्या कर दिया जो नाराज हो गए? क्यों नहीं बोल रहे हो आप? क्या हुआ है बताओ? तो अनवी रिक्वेस्ट टोन में बोली। उसकी तो श्रवण ने कहा, मैं आपसे कब नाराज हूँ अनवी, और किस हक से मैं नाराज हूँ? हाँ, मैं मानता हूँ कि आपको थोड़ा तंग किया, पर बस यूं ही। बाकी मेरा आपसे नाराज होने का सवाल ही नहीं है। और आप क्यों इतना परेशान हैं? सच कहूँ तो मैं बहुत कुछ सपने देखने लगा था, पर भूल गया था सपने रातों के बाद सुबह खत्म हो जाते हैं। तो बस अब हकीकत में जी रहा हूँ। आप परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ। और हाँ, आप कह रही थी ना कि मेरी माँ को तंग करता था, मैं काश कर पाता अनवी जी, क्योंकि जब तक मैं समझ पाता मेरी माँ ने मुझसे वो हक भी छीन लिया। वो नम हो गया और वहां से चला गया। अनवी देखती रह गई। वहीं नकुल अपने घर में गुस्से में था। मानस को बुरी तरह रखा जा रहा था और वो कुछ नहीं कर पा रहे थे कि तभी घर की बेल बजी। नकुल गुस्से में, देख कौन आया, मर गए का सबके सब, वो बोला तो एक व्यक्ति ने जाकर दरवाजा खोला और जैसे ही सामने देखा वो देखता रह गया कि उस व्यक्ति को उसने पीछे किया और अंदर आते हुए कहा, क्या हुआ मालिक, मुझे ही ढूंढ रहे थे ना आप? पता चला। नकुल तुरंत पलटा और गुस्से में, तू यहाँ, तूने मेरे बेटे को जेल भिजवा दिया, मैं तुझे जान से मार दूंगा। वो उसे मारने के लिए आया कि लड़की बोली, सोचना भी बंद नकुल चमड़, अगर मुझे कुछ भी हुआ तो तू ये भूल जा कि तेरे बेटे को तू घर में देख सकता है। और तू भूल मत जब तेरे बेटे को जेल भिजवा सकती हूँ तो तुझे भी। और हाँ, पुलिस को पता है कि मैं यहाँ हूँ, तो मुझे कुछ हुआ तो तू भी गया। लड़की ने कहा तो नकुल बौखला गया। उसने कहा, तू क्या करने आई है और मेरे बेटे को क्यों जेल दिया? बल्कि तू खुद अपनी मर्जी से थी, फिर क्यों किया वो? तो लड़की बोली, वो क्या है ना, मेरा मन आ गया है तेरे इस जायदाद में, तो तेरा इकलौता वारिस को तो करना ही पड़ता ना। और अगर तू चाहता है कि मैं ऐसा ना करूँ तो तू इन बस्ती वालों की जमीन जो ली है तूने धोखे से वापस दे। और बेटा ले ले, लड़की ने कहा तो नकुल गुस्से में, तू मुझे धमकी दे रही है? तुझे मेरा हर्ष वो कर सकता हूँ कि तू सोच भी नहीं सकती। लड़की बोली, फिलहाल अपने बेटे को बचा लो। और हाँ सुन, मेरा तो मुझे पता नहीं, लेकिन तेरा बाप आ गया तेरा हर्ष करने, और चली गई। नकुल ने गुस्से में वॉच तोड़ डाला। मानस जेल में था और गुस्से में हवलदार से कहा, तुम जानते भी हो किसको उठाकर लाए हो? मानस चवड़ हूँ मैं, मेरे से पंगा लेकर तूने सही नहीं किया। इंस्पेक्टर, तेरे घर में तेरी माँ बहन बेटी तो होंगी ही ना, उनकी ही फिक्र कर लेता। इंस्पेक्टर ये सुन गुस्से से उबल गया। उसने डंडा उठाया और कहा, मेरे घर वालों की बड़ी चिंता है ना तुझे, अभी बताता हूँ तुझे। और उसे मारने लगा। साढ़े बड़े बाप की औलाद है तू तो क्या कुछ भी करेगा? हाँ, तेरा सारा भूत उतार दूंगा मैं। वो उसे मारने लगा। अनवी और नव्या अपना काम कर रहे थे। श्रवण को किसी काम से एनजीओ से बाहर गया था, पर अनवी का ध्यान सिर्फ और सिर्फ श्रवण की बातों पर था। जब नव्या ने देखा तो उसने कहा, क्या बात है अनवी, कुछ हुआ है क्या? अनवी ने कहा, नहीं 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 तो दी, उसने कहा। तो नव्या ने उसे प्यार से देखा और सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, श्रवण से झगड़ा हुआ तुम्हारा? तो अनवी हैरानी से नव्या को देखने लगी। तो नव्या ने कहा, दी हूँ तेरी, मुझे सब पता चल जाता है। अनवी, श्रवण बहुत अच्छा है, मैं जानता हूँ उसे, जितना उसे जाना है
वो दिल से साफ है। अगर तुमने गलती की है, उसे किसी बात का बुरा लगा है तो उसे मनाओ, लेकिन यूँ चुप नहीं रहना चाहिए। एक बात कहूँ, अन्वी देखने लगी तो नव्या ने कहा, तुम पसंद करती हो श्रवण को क्या? अन्वी चौंक कर, दी आप क्या बोल रहे हो? मैं तो श्रवण को जानती तक नहीं हूँ ठीक से, और आप ऐसा कैसे? ऐसा कुछ नहीं है। वो ये कहकर जाने लगी कि नव्या ने पीछे से कहा, हाँ हो सकता है जो मैंने कहा वो गलत है, पर तुम क्यों फिर इतना सोच रही हो श्रवण के बारे में? वो नाराज हो, गुस्सा हो, तुम्हें क्या? तो ठीक है, अब मैं काम पर जाती हूँ, ज्यादा मत सोचना, और मुस्कुराकर चली गई अन्वी मन ही मन। क्या ये मैं श्रवण से नहीं, पर ऐसा नहीं, मैंने गलती की है, माफी मांग लूंगी। और एक बार फिर उलझ गई। विवान के पास फोन आया तो सामने वाले ने कहा, हो गया है काम? विवान ने कहा ओके, और फोन कट गया। विवान को नव्या का ख्याल आया और उसने मुस्कुराते हुए फोन नव्या को लगा दिया। नव्या जो काम कर रही थी, उसने जब विवान का फोन देखा तो एक मुस्कान आ गई, और फिर वो फोन उठाते हुए बोली, जी कहिए। विवान, इतना भी काम नहीं करते कि भूल जाओ कि आप अभी ठीक नहीं है पूरी तरह से नव्या, और आप जो गायब है वो कहाँ हैं आप इस वक्त? आप द्वारिका क्यों आए हैं? विवान, क्या सिर्फ मेरे लिए या वजह कोई और भी है? नव्या के मुंह से ये सुन विवान एक पल को चुप हो गए, या फिर उसने कहा चुप हो गया। फिर उसने कहा, नव्या मैं आपसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता, पर इस वक्त कहा कह भी नहीं सकता। हाँ मैं जानता हूँ आप जानना चाहती हैं, पर इतना तो आप भी जानती हैं, कुछ बातें हमें ना चाहकर भी दूर रखनी पड़ती हैं, और ये आप मेरे से बेहतर समझती हैं। नव्या अब समझ गई कि जरूर कोई बात है, कुछ है जो विवान कर रहे हैं। वो मन ही मन बोली, कहीं मानस का इन्हें पता तो नहीं चला? अगर विवान को पता चला तो वो ना जाने क्या हाल करेंगे उसका। मैं नहीं चाहती कि विवान को कुछ हो, वो अपने में ही गुम थी। तो विवान ने कहा, इतना मत सोचिए, और आप तो आजकल लव गुरु बन गई हैं, क्या बात है? मुझे तो पता नहीं था कि मेरी बीवी इतनी रोमांटिक है, उसने शरारती होते हुए कहा। तो नव्या बोली, कब, कैसे? ऐसा कुछ है नहीं है, वो तो मैं बस यूं ही अन्वी को समझा रही थी। फिर बोली, मतलब आप मेरे पर नज़र रख रहे हो? विवान ने कहा, आप विवान आप तो नव्या ने कहा। तो विवान ने कहा, शेरनी इतना गुस्सा मत करो, तुम पर नज़र में रखवा दी है क्योंकि मैं वहाँ ना सही, पर तुम्हें देखकर सुकून मिल जाता है। और रही मेरी बात, तो मेरे पर तो बहुत लड़कियों की नज़र है। एक मेरे सामने है ब्लैक ड्रेस में, उफ क्या लग रही है वो। आगे वो बोलता कि नव्या ने जोर से कहा, देख लो आप उन्हें ही, देख लो, और गुस्से में फोन काट देती है। विवान हंस पड़ता है और कहता है, बीवी जी को मनाना पड़ेगा अब तो। और गाड़ी में बैठकर निकल गया। किसी का फोन आया और उसने कहा, ये उसकी वजह से ही है, हमें देखना होगा। सामने वाला व्यक्ति एक कुटिल मुस्कान के साथ बोला, श्वरा। शाम हो गई। अन्वी को उसके बाद श्रवण नहीं मिला था। उसके दिमाग में स्वरा की बात चल रही थी। उसने आंख बंद कर ली कि उसे श्रवण का चेहरा सामने आ गया। वो झट से आंख खोल ली। वो इधर उधर देखने लगी, पर कोई नहीं था। उसने खुद से कहा, ये क्या हो रहा है? वो अब उठी और कहा, मुझे श्रवण से बात करनी है। वो आश्रम से बाहर आ गई और चलने लगी। नव्या को भी बताकर वो नहीं आई थी। अंधेरा हो चुका था। वो चल रही थी, पर सड़क पर आज ज्यादा लोग नहीं थे। वो आगे बढ़ी कि तभी कुछ लड़कों की नजर अन्वी पर गई, और उनमें से एक ने उसे कहा, कहाँ जा रही हो, हम छोड़ दे, और हंसने लगा। अन्वी को बहुत गुस्सा आया, पर वो उलझना नहीं चाहती है। वो आगे बढ़ गई कि वो लड़के भी उसके पास आ गए और कहा, अरे छोड़ देते हैं ना, और गंदी हंसी हंसते हुए बोलते हैं। एक बोलता है, वैसे कितनी मस्त हो तुम, थोड़ा वक्त हमें भी दो। अब तो अन्वी का पारा चढ़ गया और उसने कहा, अच्छा मस्त हूँ, टाइम चाहिए, देती हूँ ना, और एक को रशीद कर दिया। बाकी सब बौखला गए और कहा, तूने मारा, आज तो गई तू। और अन्वी का टॉप को पकड़ना चाहा, पर अन्वी पीछे हो गई, जिससे हल्का सा टॉप उसका फट गया। अन्वी को थप्पड़ मारा। जैसे ही वो गिरती, किसी मजबूत हाथों ने उसे थाम लिया। अन्वी ने देखा तो श्रवण था। उसकी आंखों से नमी आ गई। श्रवण ने अन्वी को देखा तो उसका गाल लाल था और कंधे से खून आ गया था। श्रवण ने उसे इशारे में कहा और उसे अपने पीछे किया, और सामने सड़क पर बैठ गया। अब सब उसे देखने लगे। अन्वी भी श्रवण को देख रही थी और बाकी सब लड़के भी उसे देख रहे थे। एक लड़का बोला, इस सड़क पर क्या वे इस सड़क पर क्या कर रहा है? यहीं बैठना है क्या? तू क्या करेगा? पर श्रवण कुछ नहीं बोला। तो दूसरा बोला, तू इसे बचाने आया है, क्यों पिटना चाहता है?
क्यों पिटना चाहता है क्या तू? श्रवण ने उसे देखा और अन्वी का हाथ पकड़ा और उसे अपने पास बैठा लिया। अन्वी उसे देख रही थी तो लड़का बोला, अच्छा अब लड़की तुझे भी चाहिए तो कह देता, पर ये तो मुझे ही चाहिए। अभी श्रवण तब भी चुप था। उसने फिर कहा, हाथ लगा ले इसे, चल तुझे ये चाहिए ना, चल हाथ लगा उसे। जिसने हाथ लगा लिया मैं हट जाऊंगा। अन्वी हैरानी से बोली, क्या? तुम क्या बोल रहे हो? देखो ये मजाक का वक्त है क्या श्रवण? श्रवण ने लड़के से कहा, हाथ लगा, चल तू लगा। लड़का बस इतना सा और आगे बढ़ने लगा। अन्वी को डर और गुस्सा आ रहा था। वो उठ नहीं सकती थी क्योंकि श्रवण उसका हाथ पकड़ रखा था। उसकी आंख बंद हो गई कि तभी उसे किसी की चीख सुने। उसने जैसे ही आंख खोली चौंक गई। वो लड़का चीख रहा था और श्रवण ने एक हाथ से ही उसका हाथ मरोड़ दिया और आराम से बैठा था। उसे देख सब डर गए। दूसरा लड़का आया तो श्रवण ने सड़क से पत्थर उठाया और आंख पे मारा, जिससे उसकी आंख से खून आ गया। वो चीख उठा। तीसरा ने अन्वी को पकड़ता पर श्रवण ने जैसे ही उसे देखा वो लड़खड़ा गया और भाग गया। अब श्रवण उठा और गुस्से में उस लड़के से कहा, लड़की है तो कुछ भी करेगा, लाइसेंस मिल जाता है क्या तुम लोगों को? अकेली है तो क्या तुम उसे एब्यूज करोगे? और अगर वो पलटकर तुम्हें गलती का एहसास करवा दे तो तुम लोगों का ईगो हर्ट हो जाता है। तुम्हें थप्पड़ लगा तो ईगो, और लड़की की आंखों में जो डर और गंदगी तुम लोग देते हो वो लड़की घर में बंद हो। क्यों? क्योंकि तुम जैसे लोग उसे खिलौने खोलने नहीं दोगे। वो भी किसी की बहन बेटी होती है तुम्हारी, प्रॉपर्टी नहीं जो यूज करो। अब अगर तुम मुझे किसी भी लड़की के संग ऐसा करते दिखे ना तो कसम से ऐसा लड़की बनाएंगे तुम्हें कि तुम रो दो। अब दफा हो जाओ यहाँ से। श्रवण की बात सुन वो सब 9-2-11 हो गए। वहीं अन्वी आज श्रवण को देख रही थी। श्रवण की नजर अब अन्वी पर गई। उसने देखा तो अपनी जैकेट उतारकर उसे पहना दी और कहा चलो, और अन्वी को गाड़ी में ले आया। अन्वी को चोट लगी थी। ये देख श्रवण ने गाड़ी से फर्स्ट एड निकाला और लगाने लगा। इस वक्त उसे सिर्फ अन्वी की चोट दिख रही थी, पर अन्वी के लिए श्रवण के इतने करीब होना एक अलग ही एहसास था। कि श्रवण का फोन बज गया तो अन्वी का ध्यान टूटा और श्रवण ने फोन लेते हुए कहा, हाँ भाभी, अन्वी मेरे साथ है। माफी चाहता हूँ, बिना बताए उसे अपने साथ ले आया। हम जल्दी आते हैं जी। और फोन रख दिया। अन्वी बोली, अब तुमने क्यों कहा कि तुम ले आए थे? श्रवण ने कहा, क्योंकि अगर मैं कहता कि आप खुद से आई हैं तो भाभी आपको लेकर और परेशान होती, जो मैं नहीं चाहता था। और फिर इस कंडीशन में आपको देखकर भाभी और डर सकती हैं। तो आप चुप, अब आप कुछ और पूछना है? श्रवण ने कहा तो अन्वी चुप हो गई। श्रवण बोला, आप इस वक्त वहां क्या कर रही थी अन्वी? आपको तो आश्रम जाना चाहिए था, फिर इस तरह यहाँ क्यों? श्रवण ने सीधे कहा तो अन्वी बोली, वो बस मैं ऐसे ही चली गई। अब श्रवण को गुस्सा आने लगा था। उसने गाड़ी रोकी और अन्वी को देखते हुए कहा, चली गई थी का क्या मतलब है इसका? आप अंदाजा भी है आपको कि भाभी और बाकी सब आपको ऐसे देखेंगे तो कितना परेशान हो सकते हैं? वो तो अच्छा हुआ मैं लौट रहा था तो आपको ऐसे परेशान बाहर जाते देखा, और माना कि आप खुद की प्रोटेक्शन कर सकते हैं, पर ऐसा क्या काम था आपको जो आप इस तरह बिना बताए चली गई? बोलो अन्वी, अगर मैं नहीं आता तो आपको? उसकी आंख में आंसू आ गए। अन्वी भी ये देख नम हो गई कि श्रवण ने खुद को ठीक किया और कहा, आप पहले क्लिनिक चलिए फिर चलते हैं। और गाड़ी स्टार्ट करने लगा तो अन्वी ने कहा, मैं तुमसे मिलने आई थी। ये सुनते ही श्रवण अन्वी को देखने लगा। वहीं नव्या गोलू को पढ़ा रही थी और गोलू पढ़ रहा था कि विवान अंदर आया। नव्या गोलू से, ये क्या है? गोलू ने कहा, आपको कितना बार समझाएं कि 3+2 = 6 होता है और आप बार बार गलत जोड़ रहे हो। गोलू बेचारा देख रहा था, अब क्या कहे। आज उसकी क्लास जो लग रही थी, विवान ने देखा तो मन ही मन कहा, आज तो मास्टरनी जी बड़ी नाराज है। वो अंदर आया तो गोलू के पास आ गया। नव्या ने विवान को देखा तो गुस्से से मुंह फुला लिया और गोलू से कहा, ये क्या? पढ़ो बैठकर। गोलू ने मासूमियत से विवान को देखा तो विवान ने मुस्कुरा दिया और कहा, क्या बात है गोलू, आप पढ़ रहे हो? क्या पढ़ रहे हो? हमें भी तो बताओ। गोलू कुछ बोलता कि नव्या बोली, क्यों, आपको एडमिशन लेना है क्या? उसकी इस बात पर गोलू को हंसी आ गई, पर जब नव्या ने देखा तो उसने झट से मुंह पर उंगली रख ली। तो विवान ने गोलू को गोदी में बिठाया और कहा, अब आपकी मास्टरनी आपको पढ़ा नहीं सकती
नव्या ने कहा, क्यों क्यों नहीं पढ़ा सकती मैं? तो विवान ने गोलू से कहा, क्योंकि अब मुझे एडमिशन लेना है तो वक्त लगेगा ना, और फिर आप इतना खड़ूस बनकर पढ़ा रही हैं, तभी तो इस बच्चे को देखो कितना डर रहा है। नव्या गुस्से में, मैं खड़ूस हूँ? मैं? और आप क्या हो? विवान इतराते हुए, एक मिनट जी, बच्चा है। फिर गोलू से, बच्चा आपकी मास्टरनी को जरा बता दूं मैं क्या हूँ? आप अंदर जाओ। गोलू मुस्कुराकर अंदर भाग गया तो विवान ने कहा, मैं तो हैंडसम हूँ, तभी तो लड़कियों को देखो आज वो ब्लैक वाली। उफ, विवान ने कहा तो नव्या का पारा चढ़ गया। उसने कहा, ब्लैक वाली? आपकी ये आंखें ना आज मैं दान ही करनी पड़ेगी, मटक रही हैं आजकल कुछ ज्यादा ही। उसने कहा तो विवान ने कहा, ठीक है कर देना, तब मैं आपकी आंखों से पढ़ लूंगा। उसने कहा तो नव्या चुप हो गई और कमरे में चली गई। विवान भी उसके पीछे आया। आज बहुत तंग कर लिया था उसने नव्या को। कमरे में गुस्से बैठी थी नव्या कि विवान उसके पास आया तो उसने उसे घूरा और जाने लगी तो विवान ने उसे पकड़ लिया। नव्या ने कुछ नहीं कहा तो विवान उसे प्यार से बोला, सॉरी, मैं बस आपको तंग कर रहा था, कोई लड़की नहीं देखी मैंने, वो तो आपको यूं बोल रहा था। नव्या कुछ नहीं बोली तो विवान ने उसे अपनी तरफ किया तो नव्या चुप थी। तो विवान ने कहा, नव्या सुनिए। नव्या ने देखा तो विवान ने कहा, चाहे कोई कितनी भी मुझे देखे या मैं उसे देख लूं, पर एक सच मेरी जिंदगी का कि मेरी आंखों में बसा हुआ तुम्हारा चेहरा हमेशा रहता है। और उसे मेरी आंखें बंद होने के बाद ही वो आगे कहता कि नव्या ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और नामे इशारा किया तो विवान ने उसे गले लगा लिया और कहा, मुझे तो मेरी बीवी ही प्यारी है, शेरनी सी। वो बात अलग है कि मुझे प्यार कम गुस्सा ज्यादा करती है। नव्या ने उसे घूरा तो उसने फिर उसे गले लगा लिया और कहा, बट आई लव यू माई शेरनी। नव्या मुस्कुरा दी तो विवान नव्या से अलग हुआ और कहा, वैसे आपके देवर जी कहाँ हैं? और अनवी भी नहीं आई? तो नव्या ने कहा, वो श्रवण के साथ है, श्रवण का फोन आया था। विवान ने कहा, अच्छा मतलब डेट है, चलो कोई तो गया, हम कहाँ जा पाते हैं, पर अभी माफी मिले तब। और मुस्कुरा दिया और नव्या चुप हो गई। वहीं अनवी की ड्रेसिंग करवा कर दोनों आश्रम आए तो बाकी सब अनवी को देख परेशान हो गए, पर श्रवण ने सबको शांत करवा दिया। वहीं नव्या को भी उसने बस इतना कहा कि इनकी चोट उसकी वजह से लग गई है, जिसकी वजह से विवान ने उस पर गुस्सा किया, पर वो चुप रहा। अनवी को नव्या उसके कमरे में छोड़कर आराम करने को कहा और वो उसके साथ ही आज सोने को हुई तो अनवी ने उसे जिद करके भेज दिया कि वो सही है, अगर ज़्यादा होगा तो बता देगी। नव्या चली गई और अनवी श्रवण के बारे में सोचने लगी, क्या क्या सच में मुझे श्रवण से प्यार? आज उसने मेरी वजह से विवान जीजू से आज उसने मेरी वजह से विवान जीजू ने इतना कहा, पर वो नहीं बोला। वो उठी और धीरे धीरे श्रवण के कमरे की तरफ चली गई। वहीं श्रवण ने जब आज अनवी को ऐसे देखा तो उसे इतना दर्द हुआ कि वो बता नहीं सकता था। वो मन ही मन अनवी से प्यार कर बैठा था। अनवी जब उसके कमरे के पास आए तो श्रवण सामने खिड़की की ओर देख रहा था। अनवी बस उसे देखने लगी। बहुत मासूम और शांत लग रहा था वो आज। अनवी की आंखें जैसे हट ही नहीं रही थी श्रवण से कि तभी उसकी नज़र श्रवण के चोट पर गई। उसकी पीठ पर चोट आई थी और खून भी जम गया था। वो परेशान हो गई और कहा, तुम्हें चोट आई है श्रवण? ये सुनते ही श्रवण चौंक गया और अनवी को देखकर बोला, आप यहाँ? अनवी, आपको चोट लगी है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो अनवी अंदर आई और कहा, तुम्हें चोट लगी है, बताया क्यों नहीं? तो श्रवण ने कहा, मैं ठीक हुआ, परेशान ना हो। अनवी ने कहा, चुप रहो तुम, बड़े आए और उसका हाथ पकड़कर बैठाया और कहा, इतनी लगी है और तुम कह रहे हो कि मैं ठीक हूँ? क्या जरूरत थी उनसे लड़ने की? श्रवण, आपको क्या जरूरत थी जाने की? मुझसे मिलना था तो बाद में मिल लेती। ऐसा क्या हो गया था जो आपको ऐसे मिलना था? उसने कहा तो अनवी बोली, मुझे आपसे सॉरी कहना था, वो दवाई लगाते हुए कह रही थी। तो श्रवण एक पल चुप हो गया तो फिर कहा, क्यों, ऐसा क्या कर दिया आपने जो माफ़ी चाहिए, वो भी मेरे से? श्रवण ने कहा तो अनवी बोली, उस दिन मुझे बिना जाने नहीं कहना चाहिए था, आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी और आज भी मेरी वजह से आपको सुनना पड़ा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, सॉरी, पर प्लीज़ माफ़ कर दो ना। अनवी ने कहा तो श्रवण ने देखा तो वो
वो नम थी। श्रवण उठा और आंसू पोंछते हुए कहा, ऐसा नहीं है, पर मेरी मॉम की बात आई तो बस मुझे उनकी याद आ गई। मैं नाराज नहीं था, पर नहीं चाहता था कि फिर से आपको कुछ बुरा ना लगे। अनवी, आप मुझे बहुत गलत समझती होंगी कि मैं आपके पीछे पड़ गया। आप जिसे जानती भी नहीं हो, वो आपको इस तरह परेशान कर रहा है। पर आज मुझे आपसे कुछ कहना है। जानता हूँ मेरी बात सुनने के बाद आप मेरे से बात भी ना करें शायद से, पर कहते कहते हैं ना, वक्त का इंतजार करो, पर इतना नहीं कि आप कह भी ना पाओ। श्रवण उठा तो अनवी उसे देखने लगी। श्रवण ने कहा, अनवी, मेरी जिंदगी में कई लड़कियां रही, पर सिर्फ एक हद तक मैं फ्लर्ट सबसे करता था, पर गलती नहीं। मेरे माँ के जाने के बाद मैं अकेला हो गया था, क्योंकि डैड थे नहीं। मॉम ने ही मुझे बड़ा किया। वक्त के साथ मॉम के जाने के बाद मैं खुद को बिजी रखने के साथ लंदन चला गया पढ़ने, और वहीं रहा। अपनी स्टडीज़ के बाद मैं जो करता हूँ वो आपको बता नहीं सकता, क्योंकि ये मेरे वसूलों के साथ गलत होगा, पर बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा। विवान से मैं 2 साल पहले मिला था लंदन में, और उसके साथ काम करते करते कब खास हो गया पता ही नहीं चला। यहीं उसने मुझे नव्या भाभी के बारे में बताया। जब उसका प्यार के बारे में सुना तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि इतना प्यार कैसे, पर आज समझ आया कि वो सही है। अनवी, आप शायद यकीन नहीं करोगी, पर मुझे आपसे प्यार हो गया है। श्रवण की बातें सुन अनवी बस देखती रह गई। तो श्रवण ने कहा, हाँ, हो गया प्यार, इतना गहरा कि सोचा तक नहीं था। पर मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा कि आप भी करें, और ना आपको परेशान करना है। बस अपने दिल की बात कही है अपनी दोस्त से। श्रवण ने कहा तो अनवी बोली, आप आराम करो, मैं चलती हूँ, और चली गई। श्रवण देखता रह गया। वहीं नकुल के सामने एक व्यक्ति बैठा था, और साथ में वो लड़की भी थी। नकुल गुस्से में उसे देख रहा था कि वो लड़की बोली, हम काफ़ी जल्दी डिसीजन ले लिया आपने, अच्छा किया, तो कर दीजिए ये, उसने कहा। तो नकुल ने एक नज़र उसे घूरा, पर अगले ही पल उसने पेन उठाया और हाथों से साइन कर दिया। ये देख साथ वाले व्यक्ति ने वो पेपर लिया और कहा, थैंक यू सर, आज से वो ज़मीन अब सब उन बस्ती वालों की है। आप सच में एक काबिल नेता हैं, जो इतना अपनी प्रजा के लिए सोचते हैं कि आपने जनता को ना सिर्फ उनकी ज़मीन दी, बल्कि उनके रहने के लिए 10 करोड़ तक दे दिए। ये सुनते ही नकुल हैरानी से देखता रहा। तो लड़की उसके पास आई और धीरे से कहा, अब आप मुझे मारने की सोचेंगे तो सजा मिलेगी ही ना। फिर मुस्कुरा दी। तो नकुल कुछ बोलता है कि लड़की बोली, चलिए सर, और चली जाती है। नकुल आग बबूला हो जाता है और कहता है, साला नकुल चमड़ के साथ सही नहीं कर रही है। वो बोलता है कि तभी उसका फ़ोन बज जाता है। वो उठा लेता है। वो कुछ बोलता है कि सामने से आवाज़ आती है, क्या हुआ नकुल साहब, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, और आज तो आपने पुण्य किया, तो आगे भी आपको बहुत पुण्य करने हैं, तो अपना ये प्यार बनाए रखे। नकुल ने कहा, कौन है तू बे, और क्या चाहता है, क्या दुश्मनी है तेरी मेरे से? बात तो सही है, कौन हूँ मैं, क्या चाहता हूँ, पर तेरा सवाल मेरी दुश्मनी का क्या है? तेरे फिर थोड़े गुस्से में, मेरा तेरे से कोई मतलब नहीं था, पर तूने मेरे से खुद से ये दुश्मनी मोल ली। अब जो जैसा मेरे से रखता है, मैं भी वही इंटरेस्ट के साथ अकॉर्डिंग उसे देता हूँ। और बहुत बात हो गई आज, तुमने एक अच्छा काम किया है, तो तुम अब उसका एंजॉय करो। अब फ़ोन कट जाता है। वहीं नकुल को समझ ही नहीं आता कि ये कौन है। लड़की उस व्यक्ति के संग बाहर आती है और कहती है, सब हो गया, अब आप उन्हें ये बात बता देना। आप सब नहीं होते तो ये करना आसान नहीं था। वो व्यक्ति मुस्कुराता है और कहता है, ये सब तो करना ही है, और आप मुझे थैंक्स मत कहिए, मुझे तो मेरा काम करना ही था, फिलहाल ये आपके लिए है। वो लड़की को लिफाफा देता है तो लड़की बोलती है, ये व्यक्ति ने कहा, ये आपके लिए सर ने दिया है, और कहा कि अब आप अपना ध्यान रखें और इन सब से दूर रहें, क्योंकि श्रवण आपको कुछ ना कुछ जरूर करेगा, इसलिए आप सेव रहें, ताकि बाकी कोई भी जरूरत हो तो आप बता सकती हैं। लड़की मुस्कुराती है और कहती है, मुझे सर ने इस काबिल समझा, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी गलती के बाद भी उन्होंने मेरी मदद की। मैं अब कुछ गलत नहीं करूँगी, और कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो मैं हूँ सर से कहना। और चली गई। उस लड़की के जाने के बाद वो व्यक्ति भी वहाँ से चला गया। इधर जेल में मानस की अच्छी कुटाई
की गई जिससे उसके पुर्जे पुर्जे हिल गए थे। वो कराह रहा था। उसने खुद से कहा, ये सब क्यों हो रहा है और क्यों वो मुझे मारना चाहता है, पर जिसने भी किया है, एक बार मैं बाहर आ जाऊं, फिर साले को देखता हूं। और डैड भी मुझे नहीं छोड़वा रहे, क्यों? अगली सुबह विवान की आंख खुली तो उसने देखा नव्या सो रही थी। वो सोते हुए बड़ी प्यारी लग रही थी। विवान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो उठा और नव्या के पास आया और उसे देखने लगा। नव्या आराम से सो रही थी। विवान नव्या के पास ही बैठ गया और उसे देखने लगा और कल की बात याद कर मुस्कुराकर बोला, आप ना आज भी झल्ली हैं। वैसे इतने बड़े बड़े काम कर लेती हैं और इतना समझदार हैं, पर जब जेलस होती हैं तो समझती ही नहीं। पर मुझे आपके उस जलन से भी प्यार है, क्योंकि तब आप मेरे से लड़ती ही क्यों ना हो, पर प्यार बहुत करती हैं। जानता हूँ, पर आपको तंग किए बिना रह भी नहीं पाता। और हल्का सा झुककर उसका माथा चूम लेता है तो नव्या के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, जिसे देख मुस्कान विवान कहता है, नींद में भी ये समझ जाती हैं कि तभी उसका फ़ोन पर मैसेज आता है तो नव्या से दूर होता है और मैसेज पढ़कर वो मुस्कुरा देता है और नव्या को देखता है, फिर तैयार होने चला जाता है। वहीं नव्या जब उठी तो उसने देखा कि विवान नहीं है। वो मन में बोली, ये कहाँ गए? उसने घड़ी देखी तो एकदम से बोली, 9 बज गए, मैं इतनी देर से सो रही थी। वो जल्दी उठी और बाथरूम में घुस गई, और पर जैसे ही वो अंदर आई विवान चीख पड़ा, क्योंकि वो सिर्फ टॉवेल में था। नव्या ने उसकी चीख सुनी तो वो भी विवान को देखकर चीख गई और पलट गई और कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? विवान मुंह बनाकर, सोच रहा हूँ किताब पढ़ लूँ तो यहाँ आ गया, और आप यहाँ क्यों हो? ये सवाल मेरा था। नव्या बोली, कमरा मेरा था, कमरा मेरा है तो बाथरूम भी मेरा है, मैं कभी भी आऊँ, आप क्यों आए? विवान बोली, आपको शर्म नहीं आती एक अबला पुरुष को ऐसे देखते हुए? लड़की उसने कहा तो नव्या गुस्से में बोली, अबला? व्हाट अबला? मुझे कोई शौक नहीं है ऐसे आने का। वो मैं लेट हो गई तो ध्यान नहीं दिया कि आप हो। विवान ने अब बाथरूम पहन लिया था तो वो बोला, पलट मेरी जान, उसने शैतानी से कहा तो नव्या बोली, बेशरम, कमजर्व, कैसे मुझे बोल रहे हो? पलट जाओ। हाँ, नव्या ने कहा तो विवान ने कहा, अरे आप मेरी बीवी हैं तो मैं तो कह सकता हूँ ना। और नव्या के पास आने लगा। नव्या ने बोली, हाँ तो तभी विवान को अपने करीब महसूस कर नव्या की आंखें बंद हो गई, जिसे देख विवान मुस्कुरा दिया और नव्या को पीछे से हक करते हुए कहा, मैं कैसे भी आऊँ आपके पास सामने, फिर पर सिर्फ आपके लिए। और नव्या के कंधे पर अपनी होंठ रख देता है। नव्या की धड़कनें तेज हो जाती है। वो बोलती है, विवान तो विवान उसके पेट पर हाथ रखता है, जिससे नव्या तो जैसे जम ही जाती है। विवान अब उसे अपनी तरफ पलटाता है। नव्या की आंखें बंद थी तो विवान धीरे से कहता है, खोलो तो नव्या, खोलो खोलो नव्या, वरना वो हिमानी ने मुझे ऐसे देख लिया। तो विवान ने जैसे ही कहा, नव्या ने उसे घूरा तो विवान ने कहा, ये हक सिर्फ आपका मिस नव्या विवान कपूर, आपकी, बाकी हैंडसम तो मैं हूँ ही। विवान ने कहा तो नव्या उसके करीब आई, जिससे विवान को जैसे हैरानी हुई। तो नव्या उसके चेहरे पर उंगली चलाते हुए ऐसे करने से विवान तो हिल गया। नव्या का ऐसा करना पहली बार था। नव्या धीरे से उसके कान के पास जाकर बोली, आप हैंडसम हैं तो मैं हॉट हूँ, और समझे विवान जी, और आंख विंग करके भाग गई। विवान तो अब तक जो हुआ उसमें ही रह गया था। तो आगे क्या होगा इस कहानी में, जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुनिए, जो बहुत ही जल्दी इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।